आज कक्षा 10 में दीर्घात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.2। इससे पहले हम लोग 5 का पहले जो है प्रश्न सभी हम हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे प्रश्न 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। ये हमेशा जो है आते रहता है परीक्षा में, तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देख लीजिए। देखिए कैसे बनेगा, पहले देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। समकोण त्रिभुज क्या है कि जिस त्रिभुज का कोण जो है एक कोण 90 डिग्री कम से कम होना चाहिए, ठीक ना, उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज हम छाप लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है जिसका ये जो कोण है ये क्या है, 90 डिग्री है। कोण का आप नाम भी ले सकते हैं, लेकिन काम जो कोण जो है, ठीक है ना, कोण का हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं। तो समझना है कि ये जो कोण है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये दोनों कोण जो है 90 से दोनों कम है। तो चलिए अब क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है यदि कर्ण 13 है। कर्ण क्या होता है, जो दोनों भुजा से, ठीक है ना, जो मान के चलिए कि यह 90 है तो 90 से दोनों कोण जो है कम है। तो जो बड़ा कोण होता है, जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, बड़ी भुजा होती है। जो कर्ण जो होता है सबसे तीनों भुजा में कर्ण जो है बड़ी भुजा होती है, इसलिए बड़ा कोण है, इसके सामने वाला बड़ा भुजा है, इसलिए जो तीसरा है, पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा जो है एक कर्ण होगा, ठीक है ना। इसके बारे में एक चैप्टर आपको आगे पढ़ाया जाएगा जो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये कर्ण हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस। तो इस प्रकार से देखिए कर्ण हो गया। अब देखिए कर्ण का जो लंबाई है कितना दिया हुआ है, 13 cm है, 13 cm है, ठीक है ना। और देखिए ये आधार है और ये लंब है, तो आधार और लंब हमेशा बदलते रहता है कोण के हिसाब से, ठीक है ना। अगर यहाँ से कोण हम लेंगे, ठीक ना, तो P बनेगा, ठीक ना, P बनेगा और ये B बनेगा। यहाँ से अगर कोण लीजिएगा आप, ये P बनेगा ये B बनेगा। तो चलिए इसका बारे में बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। तो मान के चले कि आधार ही है, ठीक है ना, ये क्या है, आधार है, बेस है, और ये क्या है, ये लंब है, ऊंचाई है। मान के चलिए ऊंचाई या लंब एक ही है, ऊंचाई कह रहा है तो समझिए ऊंचाई है, ठीक ना, ऊंचाई यही लंब है, आपको इसको लंब बोलते हैं। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया कि देखिए समकोण त्रिभुज है जिसका आधार नीचे वाला है, ऊंचाई ये वाला दिया हुआ है, कर्ण वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका क्या बनेगा देख लीजिए। अब आपको क्या कह रहा है कि आधार से 7 cm कम है। यदि कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, तो पहले हम आधार हमको मानना होगा। मान के चलिए कि आधार हम मान लिए x cm है। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज के जो ऊंचाई है आधार से कितना है, 7 cm कम है, यानी ये जो लंब जो है ऊंचाई जो है इससे क्या है, 7 cm कम है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 7 cm, है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x cm है, x cm, तथा इसकी ऊंचाई x माइनस 7 cm है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आधार को हम x ले लिए और ऊंचाई को हम इसको ले लिए। ये ऊंचाई है, ये आधार है, ये कर्ण है ना, ठीक है, तिर्यक भुजा है। तो चलिए अब हम इसको लगाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है इसको बनाया जाता है कि ये दोनों जो भुजा इसका वर्गों का योग तीसरे भुजा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका नियम पर बनाते हैं, क्या है देखिए,
हमको निकालना क्या है, ये लंब ना, तो क्या लिखेंगे हम, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ये देखिए क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय से है, लिख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। देखिए जो कर्ण का जो वर्ग होता है ये दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम नहीं चर्चा कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बताने में एक चैप्टर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए लंब क्या है, x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार क्या है, x है, x की स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। बस आपको भी याद कर लेना है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना। तो लंब कितना है, x माइनस 7 मान लिए हैं, आधार क्या है, x स्क्वायर है, और कर्ण क्या है, 13 का स्क्वायर है। बस आपको अभी इतना ही याद करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर आपको ये बैठा देना है, जहां a लिखा हुआ है तहां समझना है कि x लिखेंगे, यानी पहला वाला समझना है, और b का मतलब दूसरा वाला। बस आपको इतना ही चलना है, a मने पहला वाला, b मने दूसरा वाला, ठीक है। तो कहता है a स्क्वायर, a मने पहला वाला यानी x की स्क्वायर, है ना, घटाव हो गया, इसका माइनस का चिन्ह लगा दिए। इसको कहता है कि 2ab गुना में है, 2 गुना a गुना b कह सकते हैं, तो 2 हो गया। a का मान कितना बढ़ जाएगा, पहला वाला यानी x, b का मान बढ़ जाएगा दूसरा वाला मतलब 7 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 7 दूसरा वाला, ए स्क्वायर मैंने पहला की स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2ab, तो 2 ए का मतलब पहला वाला बैठा दिए, बी का मतलब दूसरा वाला बैठा दिए, प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब दूसरा वाला बैठा दिए, और प्लस एक्स की स्क्वायर, एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और 13 गुना 13 कर लीजिए तो 169 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 की स्क्वायर मतलब 13 गुना 13 कर लेंगे, इस प्रकार से आप बना लीजिए इसको। चलिए एक्स की स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बस 7 दूनी की कितना हो जाएगा 14x, और 7 गुना 7 कर लीजिए 49, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इधर कर लीजिए माइनस में, और बराबर इधर 0 बचा। इसके बाद किससे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस 14x और 169 में 49, 9 में से 9 हो गया 0, 0 हो गया, 6 में से 4 हो गया 2, 1 माइनस 120 बराबर 0। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए सब में 2 से भाग लगेगा, है ना, सब में 2 से भाग लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम 2 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो 2 को जो कॉमन निकालिएगा तो 2 से भाग लगाएंगे तीनों में ना, तो 2 से जब भाग लगाएंगे 2 में तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यही 2 से हम 14 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 7x बचेगा, और ये 2 से भाग लगाएंगे 120 में तो 60 बचेगा, और बराबर 0। ये 2 गुना में है, इधर भाग होके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 गुना में है ना, भाग होके 0 हो गया। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। गुणनखंड आप पढ़े हो, पीछे अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। और नहीं जानते तो पीछे वीडियो देख लीजिए। पहला और तीसरा को गुना करते हैं तो 60 आ गया, और 60 से हमको जोड़ने या घटाने पर हमको 7 आना चाहिए, तो 12 बचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 60 के तोड़ के कितना लाना है, 7 लाना है, तो 12 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना। इस प्रकार से हमें गुणनखंड बन गया, है ना। मतलब -7x आना चाहिए था, 12 में से 5 घटेगा तो -7x आ गया। ये दोनों में कॉमन निकाल लेना है, दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, x के कॉमन निकलेगा, है ना। तो x से भाग लगाएंगे दोनों में तो x आएगा, x से x कट जाएगा तो -12 होगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लेंगे,
इन दोनों में देखिए का से भाग लगेगा तो 5 से भाग लगेगा, तो 5 को बाहरी कर दिया, 5 से भाग लगाया 5 में तो x बचेगा, माइनस 5 में भाग लगे 60 में तो आ जाएगा 12 बराबर 0 हो गया। इसके बाद क्या करना है कि बाहर बाहर वाला एक में कर लीजिए, तो x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। इसके बाद कैसे बनेगा देख लीजिए। अब क्या करेंगे कि x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर भी 0 होगा। x बराबर 0 प्लस है इधर तो क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर कितना हो जाएगा -5 और x बराबर क्या है -12, इधर क्या हो जाएगा +12, x बराबर 12। यानी कहने का मतलब कि x का मान -5 है और x का मान 12 है, ठीक ना। तो क्या कहने का मतलब है कि भुजा जो है माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का भुजा का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये जो है माइनस में नहीं होगा। इसलिए x का मान क्या होगा, हमें x बराबर कितना होगा, हमें 12 होगा, ठीक ना। तो हमें इस प्रकार से x बराबर हम 12 लिख लिए। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए 1 मिनट। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए x का मान कितना हो जाएगा, हम 12 लेंगे क्योंकि माइनस वाला हो ही नहीं सकता है ना। तो x का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, आधार x है तो आधार हमें x बराबर मालूम हो गया, तो कितना हो जाएगा, आधार जो है x बराबर 12 cm आ गया। इसी प्रकार से निकाल लीजिए ऊंचाई, ठीक ना। त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x - 7। x का मान तो आ गया 12 - 7, 12 में से 7 कितना है 5 हो गया। यानी इस प्रकार से हमें निकल गया कि आधार जो है x बराबर कितना हो गया 12 cm और ऊंचाई कितना हमें है 5 cm। इस प्रकार से आपका सवाल सोल्व हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन है सोल्व हो गया। तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और इस चैप्टर को जो है आपको 8.1 में बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस आपको याद रखना है कि जो सूत्र है त्रिभुज का जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये पाइथागोरस के नियम को याद कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, जिस पर ये 90 डिग्री स्थित होता है इसी को हम आधार बोलते हैं, जिस पर ये होगा ये सीधे लाइन जो जाएगा उसको हम लंब बोलते हैं, है ना। यही लंब है जो सीधे आपको 90 डिग्री से, जैसे हम जिस सीधे अगर खड़े हैं ना तो हम लंब हो जाएंगे इस प्रकार से, 90 डिग्री पर अगर मेरा माप हो तो इस प्रकार से सीधा खड़ा जो है ना, जो भुजा है ये लंब होगा, और जिस पर स्थित है 90 डिग्री वो आधार हो जाएगा, और इससे जो मिला देंगे हम, जो तिरछा रेखा जाएगा उसको कर्ण बोलते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए ये सब, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का, क्वेश्चन आपका 6 है, ठीक है ना। 5 बता दिए, 6 थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए ये कैसे बनेगा देखिए, लिखेंगे हमको जिसको निकालना है ना उसी को हम मानते हैं। जिससे पता नहीं हमको कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है और नग की लागत क्या है, तो दोनों को हम मानेंगे, ठीक है ना। बनाने का यही तरीका है, जिससे हमें मालूम नहीं तो उसको हम मानते हैं, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमको मालूम नहीं है तो मान लिए हम। तो चलिए मान लेते हैं हम भी।
कहता है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, मानते हैं यहाँ कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x, कहता है बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या हम x मान लिए हैं और कहता है कि नग की लागत क्या है, लिखेंगे तथा प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत क्या कहता है, संख्या तो x मान लिए हैं, अब कहता है कि संख्या के दुगने, संख्या कितना माने हैं x, इसका कहता है कि दुगने, तो क्या कर देंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, 2x हो गया। कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है, यही आपको लागत है। ठीक है ना। तो प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि बर्तनों की संख्या x है और जो नग की लागत बोल रहा है ना कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने मतलब इसमें हम 2 से गुना कर दिए, 3 जोड़ दिए, तो हमें नग की लागत निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखिए उस दिन की कुल निर्माण की लागत इतना थी। ठीक है ना। तो चलिए देखिए अब क्या करना है, प्रश्नानुसार कहता है कि कुल निर्माण 90 है। ठीक ना। तो उसको निकाल देना है, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी बर्तनों की संख्या x गुने और क्या है 2x + 3 नग की लागत बराबर दोनों कितना है 90 है। ठीक ना। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, x से गुना कीजिए 2x में, तो 2x², x गुना 3 करेंगे तो 3x और प्लस 90 इधर क्या कर देंगे -90 बराबर 0। इस प्रकार से अब इसको हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे हम गुणनखंड। ठीक है ना। चलिए 90 गुना 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 में देखिए जोड़ के तो ला नहीं सकते हैं 3। ठीक ना। तो घटाने, देखिए घटाने के बाद आएगा 3 और गुना करने के बाद आएगा 180। ठीक है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, इसे मान के चलिए हम 15 गुने 12 कर देते हैं, तो 12 × 5 = 60, 3 12 12 × 5 = 60, 3 12 × 12 3 15, 15 × 2 = 30, 12 × 5 = 60, 12 × 24, 12 × 5 = 60, तो 6 न हो गया, 12 × 12 6 18, तो 15 और 12 में टूट जाएगा। 15 और 12 घटाएंगे तो 3 आ गया। ठीक ना। अब 15 और 12 गुना किए तो 90 आ गया। नियम है ना कि पहला और तीसरा को गुना करते हैं, तो 2 पहला हो गया अंक और तीसरा में 90 हो गया, 90 गुना 2 किए तो 180 आ गया। ठीक है ना। 180 को तोड़े हम, तो 2x², तो कितना हो जाएगा 15x - 12x, 15 में से 12 घट गया तो प्लस में 3 आ जाएगा और दोनों को गुना कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे दोनों में, तो दोनों में कॉमन देखिए अंक का नहीं निकलेगा, लेकिन दोनों में x है, एक x निकल जाएगा। भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² में भाग लगाएंगे x से, कितना हो जाएगा 2x प्लस x कट जाएगा, क्या बचेगा 15। फिर देखिए माइनस, इसमें कितना निकलेगा 6 का कॉमन निकलेगा, क्योंकि इसमें दोनों से 6 में भाग लगेगा। ठीक है ना। तो 6 को निकाल लिए और 6 से भाग लगा 12 में, तो कितना हो जाएगा 2x, और माइनस कॉमन जब निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस वाला और माइनस वाला यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और 6 से भाग लगाइए तो 15 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या हुआ, बाहर बाहर वाला एक में कर लीजिए। ठीक है ना। और ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बराबर 0 हो गया। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इतना बराबर भी 0 होगा, इतना बराबर भी 0 होगा, तो निकाल लेते हैं इस जगह पर, x - 6 बराबर 0, 2x + 15 बराबर 0,
x बराबर 0 माइनस इधर प्लस कर लिए, 2x बराबर 0 प्लस इधर माइनस कर लेंगे, और x बराबर क्या करेंगे 6 0 जोड़ेंगे तो 6, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 घट 0 में 15 घटाएंगे तो माइनस 15, और x बराबर माइनस 15 बटे में 2। इसी प्रकार से बर्तनों की संख्या जो है ना माइनस में नहीं निकल सकता है ना, तो क्या होगा उसी प्रकार से लिख लेंगे, चूंकि x का मान ऋणात्मक में माइनस हुआ, माइनस में नहीं हो सकता है, x मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। अतः x बराबर कितना होगा प्लस होगा 6 ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है बर्तनों की संख्या, ये हो गया आपको बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर 6 हो गया। अब क्या कहता है प्रत्येक नग की लागत कितना पूछ रहा है 2x प्लस 3 है, कितना है 2x प्लस 3। इसमें क्या करेंगे मान बैठा देंगे, 2 हो गया, x का मान 6 हो गया प्लस 3 है ना, कितना हो जाएगा बताइए 6 दूनी के 12 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया 15, ठीक है ना। तो 15 हो गया, ठीक है। तो 15 आंसर है, ठीक ना, 12 3 15, 15 रुपए कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बर्तन की संख्या 6 हो गया, और उसका लागत कितना होगा, एक बर्तन का कितना लागत होगा 15 रुपया होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है हल हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा गड़बड़ भी होगा, बताने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, फिर से बताया जाएगा इस प्रश्न को। और हम तो पूरे प्रयास किए हैं कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न से आप आराम से बना सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, धन्यवाद।